अगर मैं ये कहूँ कि अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे इंडियन ऑटो सेक्टर को हिला के रख दिया है और इसने उसी फियर को इन्वोक किया है जो 1991 में एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर हुआ था। इंडियन ऑटो कंपनीज आर नर्वस क्योंकि उनका पूरा सेटअप हिलने वाला है। दोज पीपल जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं या फिर दोज हु हैव मेड देमसेल्व्स गुड फॉर्चून विद देयर पॉलिटिकल कनेक्शंस आर रेजिस्टिंग दिस चेंज। ऑटो सेक्टर लॉबीज ट्राइड देयर बेस्ट कि उनका प्रोटेक्शन खत्म ना हो। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया EU ट्रेड डील। ये ट्रेड डील एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा इंडिया की ग्रोथ जर्नी में। इन दिस इंडिया EU ट्रेड डील, the wall of 110% tariff on automobile sector is cracked open. चलिए तो पहले देखते हैं कि exactly हुआ क्या है। Tariffs have been reduced from 110% to 40%, which will further be reduced to 10% in the coming years. अभी EV सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है, but it will also be opened after 5 years, ताकि लोकल प्लेयर्स लाइक महिंद्रा, टाटा, उनका जो इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एंड इससे उन्हें टाइम मिलेगा कि वो 5 साल में अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बना सके फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। All these less tariff benefits right now will only be given to 1 lakh car in the first year and 2 lakh car by the end of 10th year, which are above 15,000 euro. ये सब इसलिए किया गया है ताकि यूरोपियन कंपनीज कार बेच तो सके लग्जरी सेगमेंट में, बट अगर उन्हें स्केल करना है तो उन्हें इंडिया में अपने प्लांट सेटअप करने होंगे एंड इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, टेक्नोलॉजी शेयर होंगी विद जॉइंट वेंचर्स। साथ ही ये एक मैसेज देता है that you can sell here but if you want to scale then manufacture here. We have to understand this is not blatant opening, rather strategic opening of the market. पर ये सब 1991 जैसा मोमेंट क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कोई भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले हमें हिस्ट्री में जाकर देख लेना चाहिए कि 1991 के बाद कैसे इंडियन कंपनीज ने रिएक्ट किया और उसका क्या रिजल्ट रहा। इन 1991 जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई तो लाइसेंस राज खत्म हुआ और फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर हुई, जैसे कि हुंडई, टोयोटा, सुजुकी। लोगों को लगा था इंडियन कंपनीज खत्म हो जाएंगी, पर हुआ उसका उल्टा। इंडियन कंपनीज अपग्रेड हुई एंड बिकेम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंपनीज। अब इस सब को समझते हैं एक रिसर्च पेपर से और कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल से। 2012 में जर्नल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज में एक रिसर्च पब्लिश हुई बाय अरुण कुमार स्वामी एंड अदर रिसर्चर्स विद हिम। इस रिसर्च का नाम उन्होंने दिया कैचअप स्ट्रेटजीज इन द इंडियन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज। इस रिसर्च में उन्होंने दिखाया कि कैसे इंडियन कंपनीज कोलैप्स करने की जगह दे वेंट थ्रू 3 ओवरलैपिंग फेजेस व्हिच ट्रांसफॉर्म्ड देम इनटू ग्लोबल प्लेयर्स। फेज 1 इंटरनलाइजेशन, जिसकी थीम है सर्वाइव फर्स्ट। लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन कंपनीज फेस्ड न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू कंपटीशन, न्यू टेक्नोलॉजिकल गैप्स, तो उन्होंने पार्टनर करना स्टार्ट किया rather than immediate competition. Example, joint venture of Lucas UK with TVS. TVS got license for braking and electrical technology. They did not invent, rather they absorbed new ways and technology. This phase is all about reducing uncertainty, learning inside partnerships, meeting global standards. You can summarize it by saying, I may not design yet, but I can manufacture world class. Phase 2, network and catch up. Theme, trust becomes capital. जब फर्म प्रूव देयर क्वालिटी, फिर ट्रस्ट डेवलप होता है कंपनीज के बीच में और OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, बिगिन टू ट्रस्ट देम। Example, Bharat Forge started as a supplier, built long-term relationships with global OEMs. Engineer worked closely with the customers. Who are these customers? Companies to which they supplied their equipments. Feedback mila continuously. Slowly they became perfect at their work and became a tier 1 supplier in the international market. So company is not just surviving, rather competing globally. Phase 3, knowledge creation. Theme, फॉलोवर टू लीडर। एक बार जब कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट है और साथ ही साथ रेवेन्यू स्टेबिलिटी भी है, कंपनी R&D में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती है। एग्जाम्पल, मदरसन सुमी
स्टार्ट किया था उन्होंने एज अ जॉइंट वेंचर विद सुमितोमो जापान, मास्टर्ड वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग। फिर वो मूव हुए सिस्टम डिज़ाइन पर विद देयर R&D। आज ये कंपनी 40 प्लस कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। इस थर्ड स्टेज में अब कंपनी बस प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बल्कि अपनी R&D यूज़ करके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना रही है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर एंड द कंट्री इन विच इट इज़ ऑपरेटिंग। इस सब के बीच में आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न तो ज़रूर ही आया होगा कि फेज़ 1 का नाम है तो इंटरनलाइजेशन, बट वी आर हैविंग जॉइंट वेंचर विद अ फॉरेन कंपनी। ऐसा कैसे? इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा, इंटरनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी सब कुछ खुद बनाए, बल्कि वो चाहती है कि मार्केट की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। तो इसलिए कंपनियां चाहती हैं कि वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ या तो कंपनीज के अंदर हो या फिर लूजली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हो, लाइसेंस दे के जॉइंट वेंचर्स करके। इसीलिए इंटरनलाइजेशन के अंदर जॉइंट वेंचर आता है। एक बार इन तीनों ही कंपनी की सक्सेस स्टोरीज को देख लेते हैं। भारत फोर्ज फाउंडेड इन 1961, आज रेवेन्यू इज अबव $1.7 बिलियन ईयरली। मदरसन एंड सुमी फाउंडेड इन 1970, आज $13 बिलियन से ज़्यादा का इनका रेवेन्यू है। टीवीएस ब्रेक became a global player and now making billions of dollars yearly and also became a tier 1 supplier at the world level। ये तीनों ही कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी एंड वी कैन सी कैसे वो एक सक्सेस स्टोरी बनी मार्केट ओपन अप होने के बाद। अगर मुझे अपनी राय रखनी है तो मैं कहूँगा कि ये डील इंडियन ऑटो सेक्टर के लिए एक चॉइस है। जैसे कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट बट इट राइम्स। 1991 opened doors for Indian markets and its auto sector did not collapse. It evolved. Indian EU trade deal is a test, not a threat. इंडियन कंपनीज के सामने एक चॉइस है, या तो प्रोटेक्टेड रहें या फिर वर्ल्ड क्लास बन जाए। इंडियन गवर्नमेंट के ये डील साइन करने के बाद ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि इंडिया इज़ नॉट अ लर्नर एनीमोर, इट इज़ रेडी टू कम्पीट। दिस डील इज़ नॉट ऑल सक्सेस फ्रॉम द गेट गो, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर एट प्ले। तो उसको भी समझ लेते हैं। इंडिया वॉन्ट्स कि ग्रेजुअल टैरिफ रिडक्शन हो, ईवी को प्रोटेक्शन मिले, एम्फेसाइज हो मेक इन इंडिया पर, ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट बढ़े, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, और वो चाहते हैं कि चाइनीज़ गुड्स इंडियन मार्केट में एंटर ना हो बैकडोर एंट्री से। ईयू चाहता है कि टैरिफ जल्दी से जल्दी रिमूव हो, ईवी मार्केट का उन्हें एक्सेस मिले जल्दी से जल्दी। वो चाहते हैं कम से कम कंपोनेंट्स पे कोटा हो कि यू हैव टू यूज़ दिस मच परसेंटेज ऑफ इंडियन कंपोनेंट्स इन कार्स। ये सब कोटा जितने कम हो उतना अच्छा होगा ईयू के लिए। और वो चाहते हैं कि क्लियर आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड रेगुलेटरी रूल्स हों। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये डील कितनी सक्सेसफुल है और कितनी अनसक्सेसफुल है, बट आई एम प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस ट्रेड डील।